4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज को आपको तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। आपको सबसे पहले दिखाएंगे दिल्ली में सम्मान पर घमासान जारी है। इसके अलावा महिलाओं बुजुर्गों के बाद ग्रंथी पुजारी, ये तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे बात संभल की करेंगे, जहां पहुंचे सफाई कैसे हुई, खुदाई पर सियासत आई, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके सामने होगी बड़ी खबरें। उत्तराखंड में यूसीसी का काउंटडाउन, किसका मीटर हुआ डाउन, ये भी खबर विस्तार से आगे आपके सामने रखने वाले हैं। और इसके अलावा होगा मौसम का बिगड़ा मिजाज, पहाड़ों में बर्फबारी बेहिसाब, ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, अरविंद केजरीवाल ने आज एक और बड़ा ऐलान किया है। पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि का ऐलान आपके संयोजक की तरफ से किया गया। केजरीवाल ने कहा पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। तो एक बड़ा ऐलान एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया। देखिए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। 18,000 रुपए प्रति माह सम्मान वाली इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कल हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस से शुरू होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक और बड़ा चुनावी दांव चला। वो दिल्ली के गुरुद्वारों और मंदिरों में सेवा करने वाले सभी पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि देंगे। ये देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा। और दिल्ली में देखिए सियासी सरगर्मियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं। दिल्ली में वोट कटवाने का आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो चला है। अमित मालवीय का सोशल मीडिया पर दावा। अनिता सिंह दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की वोटर है। दरअसल संजय सिंह ने कहा था मनोज तिवारी और अमित मालवीय पर मुकदमा करूंगा। उन्होंने कहा था दोनों नेताओं ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में मेरी पत्नी अनिता सिंह वोट डाल चुकी हैं और ऐसे में इस बार उनका वोट कटवाने की वजह से बीजेपी ये पूरी साजिश रच रही है। जबकि बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया कि उनका वोटर आईडी कार्ड यहाँ का है ही नहीं। कोई नहीं मिला तो अपनी पत्नी का केस ला दिए कि हमारी पत्नी का वोट कटवा रही है बीजेपी। तो भाई हम भी डिजिटली बहुत साउंड हैं। हमने तुरंत निकाला उनकी पत्नी का वोट कहाँ है। उनकी पत्नी का वोट सुल्तानपुर यूपी में है और ये उन्होंने एफिडेविट दिया है। अब जिसका वोट ही नहीं है दिल्ली में उसका कैसे कटवाओगे आप। दिन रात झूठ। इतनी भी अकल नहीं है कि इस वोटर लिस्ट के आधार पे उन्होंने अभी मई के अंदर इसी वोटर लिस्ट के आधार पे मई में लोकसभा के चुनाव में मेरी पत्नी ने वोट दिया है। सीपीडब्ल्यू सर्विस सेंटर नई दिल्ली विधानसभा में वोट दिया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अखिलेश के खुदाई वाले बयान पर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान को सनातन का अपमान करार दिया है। अखिलेश ने यूपी में मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया था। उनके इस दावे पर ओपी राजभर ने पूछा तब खुद आपने क्यों खुदाई नहीं करवाई, अगर आपको इस बात का पता था। 1,000 टन सोना खोदने के लिए 1 महीने से ज्यादा तक उन्होंने राज्य की मशीनरी को लगा रखा था। तब उन्हें खुदाई से कोई दिक्कत नहीं थी। सोना पाने के लिए वो खुदाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं शिवलिंग मिल रहा है, कहीं मंदिर का स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो आज उनको इतनी पीड़ा हो रही है कि मुख्यमंत्री आवास खोदने की बात कर रहे हैं। ये लोग वो हैं जो आदरणीय अखिलेश यादव जी पर सवाल उठा के सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। इनको कौन पूछ रहा है। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए। इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई। सवाल तो ये है, तो 5 साल लगातार थे। और अखिलेश यादव के किस बयान से सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है,
इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। उधर संभल में जामा मस्जिद के पास खाली मैदान में पुलिस चौकी का काम तेजी से चल रहा है। शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी सीसीटीवी कैमरे से लैस होगी। पुलिस चौकी में ही कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस चौकी में तमाम अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। पुलिस चौकी को बनाने का काम बेहद तेजी से चल रहा है। अनुमान है कि अगले 15 से 20 दिनों में पुलिस चौकी भवन का निर्माण काम पूरा कर लिया जाएगा। ये तस्वीर देखिए, बहुत तेजी के साथ पुलिस चौकी बनाई जा रही है। चौकी सत्यावत का कार्य, निर्माण कार्य प्रगति है और शीघ्र से शीघ्र ये चौकी स्थापित की जाएगी, जिससे कि यहाँ की पर रहने वाली फोर्स सुविधाजनक तरीके से रह सके और अपना कार्य कर सके। इस हेतु चौकी का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। और एक और बड़ी खबर बताते हैं, इससे जुड़ी हुई। संभल पहुंचा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। संभल में पीड़ित परिजनों से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की है। हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों को चेक भी सौंपा है। 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद समाजवादी पार्टी की तरफ से उन परिवारों की गई है जिन्होंने अपनों को इस हिंसा में खोया है। तो आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पहुंचकर पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया गया है। और एक बड़ी खबर आपको लखनऊ के हजरतगंज से बताते हैं, जहां एलडीए का बुलडोजर चला है। दुकानों के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर तोड़े गए हैं। फसाद कंट्रोल गाइडलाइन के नियमों की अनदेखी का आरोप है। नियमों की अनदेखी करने पर चला लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नियमों की अनदेखी करने के बाद ये बुलडोजर एक्शन लिया गया, जहां ये देखिए तमाम जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके होर्डिंग्स गिराए गए, बैनर गिराए गए हैं। फसाद कंट्रोल रेगुलेशन के तहत ये एक्शन लिया गया है एलडीए की तरफ से। ये पूरा हेरिटेज जोन में आता है, तो फसाद कंट्रोल गाइडलाइन है शासन की तरफ से निर्धारित, उसी का अनुपालन कराया जा रहा है। 4-5 बार नोट हम लोग आकर के मार्च भी किए हैं, सबको सूचित किए हैं कि आप अपना जो गाइडलाइन है उसके अनुसार करिए। शासन की जो गाइडलाइन है अभी तक किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो जहां जहां अधिक देखा जा रहा है उसको हम लोग आज हटा रहे हैं। और बात पटना की करते हैं, जहां लाठीचार्ज पर बिहार में सियासत जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। जहां बीपीएससी छात्रों और प्रशांत किशोर के बीच नोकझोंक हुई। प्रशांत किशोर पर तेजस्वी ने हमला बोला। सबसे आगे रहने का दावा करने वाले भाग खड़े हुए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी पीटी रद्द करने की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को प्रशांत किशोर गांधी मैदान में छात्रों के साथ जुटे और सीएम आवास का घेराव करने निकले थे। नीतीश कुमार का करियर हो गया खत्म। नीतीश कुमार अब साल भर से ज्यादा ना चलने वाले हैं मुख्यमंत्री। आपको भैया लड़ना है चुनाव, ध्यान रखिए। यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जाइएगा क्षेत्र में चुनाव लड़ने, तो जिन बच्चों को यहाँ दौड़ा के मरवा रहे हो, उन्हीं के लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा, ये भूलिएगा नहीं। कई लोग इसमें जब राजनीतिक रोटी करने लगते हैं ना, तो छात्र युवा आंदोलन को नहीं समझते हैं। मैं उन आंदोलनों में रहा हूं। हमें समर्थन चाहिए होता था दलों का, लेकिन दलों को आधिपत्य नहीं जमाने देते थे हम, कि अपना बैनर पोस्टर आप लगा लो, ये नहीं। ये फर्क जो लोग नहीं समझते हैं, वो छात्रों और युवाओं के सरोकार को कभी नहीं समझ पाए। और पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में राज्यपाल से मिले पप्पू यादव। पप्पू यादव ने गवर्नर से मुलाकात के बाद बताया कि बिहार के गवर्नर ने बीपीएससी के अध्यक्ष से फोन पर बात भी की है। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को फ्रॉड बताया। गवर्नर साहब और सबको उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। अब खबर उत्तराखंड से, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। धामी ने कहा यूसीसी एक्ट बनकर तैयार हो गया, जनवरी में यूसीसी यहां लागू हो जाएगा और पहला राज्य उत्तराखंड इसके साथ ही बन जाएगा यूसीसी लागू करने वाला। बड़ी खबर, उत्तराखंड में कब से यूसीसी, धामी ने बता दिया। यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि, ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा
सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। और अब बात बर्फबारी और मौसम के बदलते मिजाज की करते हैं। श्रीनगर में चिल्लई कलां के दौरान भारी बर्फबारी का दौर जारी है। ताजा स्नोफॉल के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। देखिए चिल्लई कलां यानी कि वो वक्त जिस वक्त सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं। डल लेक जम चुकी है। श्रीनगर में लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। बस अभी थोड़ी देर जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के बाद सैलानियों का रश उभर पड़ा है और इस साल जो नया साल आने वाला है उस पर जो है कश्मीर घाटी के हेल्थ रिजॉर्ट्स में टूरिस्टों की काफ़ी भीड़ जमा हुई है। टूरिस्ट विभाग की माने तो श्रीनगर के अलावा अगर हम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग की बात करें तो वहाँ पर भी जो है अच्छी खासी तादाद में टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं, जो कि यहाँ पर नए साल का जश्न जो है वो मनाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि डल झील के किनारे पर ये कुछ टूरिस्ट भी मौजूद है और काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है वो इस वक्त गुलमर्ग में भी और जैम पैक्ड सीज़न इस बार माना जाता है, क्योंकि इस बार की स्नोफॉल की अगर हम बात करें तो एक अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल थी, क्योंकि किसी भी वेदर मॉडल में इतनी भारी बर्फबारी नहीं दिखाई गई थी। श्रीनगर पहुंचे पर्यटक वहां की बर्फबारी का भरपूर मजा ले रहे हैं और वो कश्मीर को फिनलैंड से कंपेयर भी कर रहे हैं। आप भी सुनिए। बहुत ज़्यादा ठंड है। आई थिंक अराउंड -2 या -3 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। बहुत सुंदर लग रहा है। ऑल्दो हम लोग दिल्ली से आए ऑल द वे, तो हमारे लिए काफ़ी रेयर है। स्नोई एरियाज इज़ अ साइट फॉर अस एंड ऐसा लग रहा है कि किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री आ गए हैं, लाइक फिनलैंड और नॉर्वे, एंड आई रियली लव द साइट। आई लव इट। हाँ, नए साल पे नया साल हमारा सफल हुआ आना है कश्मीर में आकर के। नया साल ये तो था ही कि कश्मीर जाएंगे, पर स्नोफॉल एक्सपेक्ट नहीं था और वो जो कि पहले ही हो गया, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो वाइब है ना, दैट रिफ्लेक्ट्स समथिंग डिफरेंट एंड वही हर बार यहाँ के लोग, यहाँ की जो मतलब सुंदरता है वो बाकी कंट्री से ज़्यादा अच्छी है कि हम बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल ना करके अपने इंडिया में ही ट्रैवल करते हैं एंड दैट डिफरेंशिएट्स अ लॉट। और श्रीनगर के अलावा डोडा जिले में भी तस्वीर ऐसी है जहां भारी बर्फबारी हुई है। ताजा स्नोफॉल से पूरा इलाका ढका हुआ है। खूबसूरत नजारे देखकर टूरिस्ट के चेहरे खिले हुए हैं। नए साल से पहले सर्दी जम्मू कश्मीर के डोडा में पहाड़ बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक गए हैं, जिससे पहाड़ियों की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। पेड़ हो, सड़कें हो, यहाँ तक कि घर की छत, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। डोडा का गुंडना, भलेसा और भदेरवा इलाका जन्नत जैसा नजारा दे रहा है। भारी बर्फबारी के बीच भी जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में सेना के हमारे जवान डटे हुए हैं। आपको दिखाते हैं पुंछ में कई फीट बर्फ के बीच भारतीय सेना कैसे पेट्रोलिंग कर रही है। बर्फ पड़े या आसमानी आफत आए, भारत माँ के ये सपूत हमेशा डटे रहते हैं। ये न कभी पीछे हटते हैं और न कभी थकते हैं। हार कपा देने वाली ठंड में भी इनका जोश कभी ठंडा नहीं पड़ता। कई फीट गहरे बर्फ में भी इनके इरादे फौलादी होते हैं। ये भारतीय सेना के जवान हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ के सीमावर्ती इलाके से आई हैं, जहां बीते कई दिनों से जारी बर्फबारी के बीच भी सेना के जवान डटे हुए हैं। वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। जहां आम लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है, उन मोर्चों से सेना के इन जवानों ने दुश्मन पर नजर बनाए रखी है। पुंछ में सेना के जवान आधुनिक हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों पर बर्फबारी के बीच ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ये भारतीय सेना के वो जवान हैं जिनकी वजह से हम देश के हर कोने में सुकून की सांस ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बाद अब आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा लिए चलते हैं। हिमाचल के चंबा में भारी बर्फबारी से इलाका जम उठा है। भरमौर में स्नोफॉल से बिजली पानी सप्लाई ठप है। कई फीट मोटी बर्फ की चादर में पूरा इलाका ढका हुआ है। दूर दराज के इलाकों का चंबा से संपर्क भी टूट गया। सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा है चंबा प्रशासन। भारी बर्फबारी का दौर जारी है। चंबा में आने वाले टूरिस्ट के चेहरे हालांकि खिल उठे हैं। नजारे बेहद खूबसूरत हैं। तो वहीं बर्फबारी से आम लोगों की मुसीबतें बढ़ गई, क्योंकि भारी बर्फबारी से पानी के पाइप जम गए, बिजली के तार तक टूट गए। इन्हें ठीक करने के लिए चंबा प्रशासन के कर्मचारी जुटे हुए हैं।
हालांकि भारी स्नोफॉल की वजह से भरमौर और पांगी समेत कई इलाकों को जोड़ने वाली सड़क बाधित हो गई है, जिससे बाद में बर्फ हटाई गई और रास्तों को खोलने का काम चला।